देश भर में आपने ये भरोसा दिलाया बीजेपी ने कि हम सभी काले धन धारकों के नाम बता देंगे आपको और सारा काला धन देश में वापस लौट जाएगा। ये अच्छे दिनों के पूरे पैकेज का एक हिस्सा था। अब उसका देश इंतजार कर रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और राजीव जी यही सवाल भी है। राम जेठमलानी ने कहा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आपने जिस तरह का उम्मीद जताया था आपने बस यही किया। देखिए ऐसी बात है अंजना, ये न केवल एक दिन की बात है, न केवल 5 महीने की बात है, ये तो 15-20 साल से चल रहा है। उसमें वाजपेयी जी की सरकार हुई, मनमोहन सिंह की सरकार हुई, हर सरकार ने कहा जब हम सरकार में आएंगे हम काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या है? फिर आप कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई जब तक होती नहीं है तब तक आप नाम नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब आपने इतना समय दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल था कि कुछ स्विस बैंक्स ने अपने क्लाइंट्स को फोन करके कहा है पैसा निकाल दीजिए, कहीं और रखिए। यानी जब आप जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, शायद वो जो व्यक्ति है जिसके नाम पर वो अकाउंट था, वो व्यक्ति के नाम पर वो अकाउंट रहेगा नहीं, क्योंकि उसने पैसे कहीं और रखे हैं। तो सवाल ये है कि ये राजनीतिक जो एक तरह से लड़ाई है, उसमें ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना फॉरेन एक्सचेंज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो क्या कर रही है। ये जो मामला है वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसे राजनीतिक बनाया गया है। और ये राजनीति की वजह से आप देख रहे हैं जो नाम आ रहे हैं वो ऐसे नाम आ रहे हैं जिससे लोगों को शक होगा कि क्या सरकार छुपा रही है, एनडीए सरकार छुपा रही है और पहले यूपीए सरकार छुपा रही है, कि दोनों के मुंह पर एक तरह से काले धन का एक काला टीका लगा है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। देखिए, किसी भी कार्य को करने की एक प्रक्रिया होती है और परिणाम प्राप्त करने की एक अवधि होती है। आप याद करिए हमारी सरकार आई थी 1-1.5 महीने के अंदर क्या कहा जा रहा था, कहां महंगाई कम हुई, क्यों नहीं हो पा रही है विकास दर में वृद्धि, आज कम हुई कि नहीं हुई। आप एक प्रक्रिया देंगे, 1 तिमाही गुजरी, जो हमने स्टेप उठाए थे उनका प्रभाव दिखा चंद महीनों में और आज महंगाई नियंत्रित दिखाई पड़ रही है। आलू 40 रुपए है। आलू 40 रुपए, वो मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं महंगाई इस समय महंगाई 100 रुपए। अरे मान्यवर, महंगाई कम हुई है कि नहीं ये बताइए, मुद्रास्फीति की दर कम हुई है या नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं कह रहा हूं अब इस विषय पे आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट, मुझे उदाहरण सहित बताने दीजिए। देखिए जो आम आदमी के नजरिए से आप बताइए कि आपकी दलीलों में जो एफिडेविट आपने कोर्ट में दिया है और जो यूपीए कहती थी उसमें क्या फर्क है? जी बताता हूं। कोई फर्क नहीं है जी। फर्क है, जो एचएसबीसी से लिस्ट प्राप्त हुई थी उसमें सिर्फ लोगों के नाम थे, ना एड्रेस हैं ना खाता नंबर थे। अब इस कारण से समस्या यह हुई और स्विस सरकार ने यह कह दिया कि यह अनधिकृत तरीके से प्राप्त की हुई लिस्ट है, इस कारण से हम इस पे कोऑपरेट नहीं करेंगे। हमने सरकार से बात करके यह तय कर लिया कि यदि हम इनके विरुद्ध सबूत दे दें तब तो आप कोऑपरेट करेंगे। स्विस सरकार ने इस विषय पे हमें लिखित आश्वासन दे दिया कि यदि हम सबूत इकट्ठा करके दे दें तो वह इस विषय पर कोऑपरेट करेंगे। हमने उस विषय में जांच शुरू कर दी, क्योंकि उसमें सिर्फ नाम है तो हमें आइडेंटिफाई करने में या प्रक्रिया में समय लग रहा है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के समय में जब वह नाम थे तो इन्होंने क्या कदम उठाए थे उसकी जांच के लिए? अगर थोड़ी बहुत भी जांच इकट्ठा करके रखी होती तो आज हम सीधे वो जांच के साथ स्विस सरकार के पास जाते और कहते ये हमारा निष्कर्ष है, आप हमें कोऑपरेट करिए। उन्होंने अब ये कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे, पहले कोई प्रयास ही नहीं हुआ उनको इस बात के लिए मनाने का कि वह कोऑपरेट करें। दूसरा मेरा यह कहना था योगेंद्र जी से कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को एक मिनट, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जल्दी से संजय जी। योगेंद्र जी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस को एक धरातल पे, अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं देश की जनता को कि आम आदमी पार्टी को जिन एनजीओ से पैसा आता था उनके बारे में भी कोर्ट ने पूछा हुआ है, जो विदेशों से पैसा आता था उस पर क्या इन्होंने जवाब दिया हलफनामा, ये मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि वो एक बहुत गहरे आक्षेप के घेरे में आप भी थी कि उसको बाहर के एनजीओस के थ्रू पैसा आता था और जिस पे कोर्ट में उनको जवाब देना था। स्थिति क्या है ये वैधानिक दृष्टि से मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं योगेंद्र जी से जवाब ले लूंगी। अंजना एक बार संजय जी अपनी बात रख लीजिए। ठीक है संजय जी। अंजना जी, मुझे त्रिवेदी जी से 2 बातें पूछनी है। हमारे देश के वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि जब तक पूरी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हम नाम जाहिर नहीं करेंगे। आज उन्होंने 3 नाम जाहिर कर दिए हैं। क्या इनके खिलाफ जांच प्रक्रिया पूरी हो गई? क्या इन्होंने स्वीकार कर लिया है क्या कि इनके अवैध बैंक खाते थे विदेशों में? एक दूसरी बात, अगर जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है तो कितना पैसा सरकार को मिला है? ये 2 सवाल का जवाब दे दें, बाकी सारे लफाजी का आज कोई अर्थ नहीं। किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में क्यों आपने 3 को बलि का बकरा बनाया है? देखिए ऐसा है कि जितने नाम आए थे सबको सरकार ने नोटिस भेजा और उनसे अपना उत्तर देने को कहा। जिन लोगों के उत्तर संतोषजनक थे
10 लोगों के उत्तर जो कि प्रक्रिया में संतोषजनक ढंग से सरकार ने पाए कि उनके पास लीगल वैधानिक आधार था, उनको सरकार ने छोड़ दिया। जिनके की उत्तर में यह पाया गया कि संदेह की गुंजाइश थी, उनके खिलाफ यह कार्रवाई प्रोसिक्यूशन की शुरू की गई है। हमने बिल्कुल प्रक्रिया के अनुसार किया है और संजय निरुपम जी को पता होना चाहिए, प्रक्रिया शुरू की जाती है, दोषी और दोषी का पैसा कितना पूरी प्रक्रिया के बाद होता। अरे पैसा और दोष तो निर्धारण के बाद होगा, हमने प्रक्रिया शुरू की, आपने तो प्रक्रिया नहीं शुरू की थी। योगेंद्र जी दोनों ही बातों का जवाब दीजिएगा। एक तो सुधांशु जी से मैं आग्रह करूंगा, मामले को इधर उधर भटकाने की कोशिश न करें। ये जो आम आदमी पार्टी को किसी विदेशी एनजीओ से पैसा वाला जो मामला आपने उठाया है, ये बेचारे कांग्रेस वालों ने बड़ी कोशिश कर ली थी, इनकी होम मिनिस्ट्री ने पूरी कोशिश कर ली और फाइनली कहना पड़ा जी कुछ नहीं निकला। आपकी होम मिनिस्ट्री, आप भी जरा कोशिश कर लो ना जी, अच्छे से जांच करवाओ, कोई पकड़ आए एक पैसा, आपको कौन रोक सकता है, आप जांच करवा के देख लो ना सर। दूसरा असली मुद्दा जिसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहते हैं प्रक्रिया होती है इस चीज की, बहुत अच्छी बात है। क्या माननीय राजनाथ जी को पता नहीं था इस प्रक्रिया का, जब उन्होंने कहा था कि 150 दिन के अंदर हम सारा काला धन ले आएंगे? जब आप लोकसभा में राज्यसभा में मांग कर रहे थे कि सारे नाम अभी जाहिर करो, आपको पता नहीं था इस प्रक्रिया का? आप कहते हैं जांच करेंगे, जिसका जांच का नाम आया उसका कर देंगे। लीजिए मैं आपको बताता हूं, 3 व्यक्तियों और हैं जिनके खिलाफ आप जांच कर चुके हैं, जिन्होंने अपने हलफनामे में मान लिया है कि उन्होंने इलीगल तरीके से ये अकाउंट रखे थे। आपने उनका नाम क्यों नहीं जाहिर किया? हमने तीनों हलफनामे आज जनता के नाम जारी कर दिए हैं, आपने उनको क्यों नहीं शामिल किया? ये सारा मामला हो क्या रहा है? और आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जाते हैं ये कहने के लिए कि जो सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सारे नाम जाहिर कर सकते हैं, इसमें कोई लीगल बाधा नहीं है, जर्मनी के साथ टैक्सेशन की ट्रीटी के तहत कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिखे हुए तर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सारे तर्क जो कांग्रेस की सरकार के थे डिसइंजेनियस थे, यानी कि कुतर्क थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया झूठे तर्क देना बंद करो, नाम जाहिर करो। और आपकी सरकार उसी सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जाती है कि आप उस जजमेंट को बदलो? सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़ा बेसिक सवाल है ये। देखिए, एक तो योगेंद्र जी ने जो कहा कि राजनाथ जी ने 150 दिन की बात कही थी, मेरी जानकारी में यह नहीं है। यदि ऐसा उनको ध्यान हो तो वह तिथि और संदर्भ बता देंगे, तो मैं भी उसको देखने का प्रयास करूंगा कि आपका टाइमलाइन तो कोलैप्स कर चुका है, टाइमलाइन पे बहस नहीं करेंगे सुधांशु जी। दूसरी बात, मोदी जी ने क्या कहा था, राजनाथ जी ने क्या कहा था, टाइमलाइन पे मत जाइए, वो तो कोलैप्स कर चुका है। दूसरी बात, जो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की बात कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2 साल पहले जो 18 नाम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही बाहर आए थे, उसी पर जर्मनी ने आपत्ति कर दी थी कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बगैर आपके जुडिशियल सिस्टम ने यह बात आउट कर दी, इसलिए हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, या लिखित में है। इसलिए मैं कह रहा हूं इन व्यवस्थाओं को, तकनीकी जटिलताओं को देख लें, और उसके बाद से जर्मनी ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। इसलिए हमने यह फूंक कर कदम रखा। देखिए, ये एक प्रकार की चाल है, एक मिनट सुनिए, ये एक प्रकार की चाल है कि नाम को पहले उजागर कर दो ताकि उसके बाद दूसरी सरकार से सहयोग मिलना बंद हो जाए और अल्टीमेटली दूध का दूध पानी का पानी न होने पाए। मगर हमारी सरकार आपने ही नाम जाहिर करने की जिद की थी, आपने पूरे देश को वादा किया था नाम जाहिर करने का, आप यूपीए सरकार से बार बार नाम पूछ रहे थे। अरे तो आपको याद तो रहे हैं बातें, हमने आपने नामों को बचाने के जितने आवरण बना रखे थे, उन सारे आवरणों को हम एक एक करके खोल रहे हैं महाराज। आप लोगों ने बहुत आवरण बना रखे थे एक के ऊपर एक, ताकि किसी प्रकार से नाम उजागर ना होने पाए। हमें उस परतों को खोलने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए यह समस्या आ रही है। आज आपको जटिलताएं और तकनीकी जटिलताएं दिख रही हैं, आप तकनीकी जटिलताओं की बात कर रहे हैं। आज ये जो ट्रेलर चलाया आप लोगों ने, जो वित्त मंत्री जी ने कह दिया कांग्रेसी शर्मिंदा होंगे, बात कहना चाहता हूं जल्दी से योगेंद्र जी, जल्दी से। वो ये कि सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत भारी षड्यंत्र है कि नाम पहले ले लो ताकि ये लोग बच जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र कर रही थी इस साल शुरुआत में, जब भारतीय जनता पार्टी के एमपी सारे उठ के संसद में मांग कर रहे थे कि सारे नाम जाहिर करो? आप कहते हैं बड़ी गहरी तकनीकियां हैं, कुछ ऐसी तकनीकियां हैं जो भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता। आप भूल रहे हैं सर कि एक यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है जो भारत ने भी साइन की है, जो जर्मनी ने भी साइन की है, जिसके तहत अगर कानून में भी कुछ हो तो वो भी ओवरराइड करता है और ऐसे नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं। सीक्रेसी क्लॉज को आप उसको हटा सकते हैं और आप नाम बता सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी।
जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम लोगों ने कहा था नाम उजागर करो, मगर प्रक्रिया के साथ ताकि अटके नहीं, और हमने करके दिखाया। आखिर मैंने स्विस सरकार को तैयार कर लिया कि नहीं कि हम अगर हम ये सूचना देंगे, बस यही बाकी था कि इन 3 नामों पर आप अपनी पीठ थपथपाएं। 3 पे नहीं, आगे आप देखते जाइए। ये तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उचित समय पे उचित प्रक्रिया के द्वारा आएगा। हम कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं करना चाहते। मीडिया के लिए ये बहुत होगा कि नाम तुरंत आ जाए और उसके बाद उस पर हल्ला हो। हम प्रक्रिया पूरी करके जो व्यक्ति गलत पाया जाएगा उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। त्रिवेदी जी, मीडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जिसने आपको वोट दिया है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस भुलावे में मत रहिए कि मीडिया और सनसनी से इसका लेना देना है, और भरोसे से लेना देना है इसका, याद रखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसके साथ भरोसा, तकनीकी, वैधानिक सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे ताकि उचित व्यक्ति को सजा मिल सके, भारत का धन वापस आ सके। ये लक्ष्य है। ये उद्देश्य नहीं है कि हमने नाम उछाल दिए और उसके बाद वो एक बचाव के लिए आधार एफिडेविट में मान लिया है, उनका नाम क्यों नहीं कर रहे आप घोषित? जी, जिन लोगों के ये सारी प्रक्रिया चल रही है, क्रमशः जो जो चीजें पूरी होती जा रही हैं, नाम सामने आते जा रहे हैं। आने वाले समय में क्यों कर रहे हैं सर? किश्तों में क्यों कर रहे हैं? आपने इन तीनों ने ऐसा क्या बड़ा गुनाह कर दिया है? इजाजत दें तो मैं आपको नाम बता दूं। ये अरे आप कितने विचित्र तर्क दे रही हैं। अरे इस देश में चुनाव तक राज्यों में 5-5 चरणों में कराए जाते हैं, व्यवस्था की सारी चीजों को सुनिश्चित करते हुए। यहाँ पर इतनी बड़ी टेक्निकलिटी में आप कह रही है एक ही दिन में क्यों नहीं करवाए? ये कितनी आश्चर्यजनक बात आप कह रहे हैं। तुरंत जारी कर देना चाहिए। यानी वही तो मैं कह रहा हूं। अंजना जी, इसमें 2 बातें आती है, एक राजनीति, दूसरी सनसनी। मुझे डर इसमें है कि कोई जो एक ऐसा भी बेकसूर व्यक्ति हो सकता है जो इसमें फंस जाएगा, क्योंकि आज ऐसे फॉरेन अकाउंट रखना अपने आप में गुनाह नहीं है। अब आपको ये, अगर आपने रिजर्व बैंक के सामने टैक्स इवेजन या रिजर्व बैंक के सामने आपने नहीं रखा कि मेरे पास फॉरेन अकाउंट है और मैं डिक्लेयर नहीं करता हूं, तो वो गैर कानूनी है। लेकिन अब आप एक ऐसा एक जाल कर रही है जिसमें हर नाम, जब कोई कहता है, अब लीक्स हो रहे हैं कि एक कांग्रेस का मंत्री है, कोई और कह रहा है एक बड़ा उद्योगपति है। मेरा यह कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज जो हो उनको निष्पक्ष रहने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीडीटी हो। लेकिन यहां क्या हो रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, संजय निरुपम हो या कांग्रेस के नेता हो, योगेंद्र यादव या आम आदमी पार्टी के नेता, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। यानी अब भी जो नाम, तीनों जो नाम आए, तीनों कह रहे हैं कि मैं लीगल हूं। एक तो कह रहा है मेरे पास अकाउंट नहीं है, दूसरा कह रहा है मैं एनआरआई बिजनेसमैन, और तीसरी कह रही है मेरे पास अकाउंट नहीं है। तो ये कब, अगर इस तरह की प्रक्रिया होगी जो राजनीतिक प्रक्रिया हो रही है, गलती ये है। बाबा रामदेव कहां हैं? इतने दिनों से शोरगुल कर रहे थे बाबा रामदेव कि मैं ब्लैक मनी पर पूरा आंदोलन करूंगा, देश में आंदोलन करूंगा। कहां है बाबा रामदेव? रामलीला मैदान से लेकर ताल कटोरा स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम बुक करके मोदी साहब भी मंच पर आए थे। ये देश को बताया गया था कि काला धन वो मुद्दा है जिस पर आप सिर्फ हम पर भरोसा कर सकते हैं। अब वही दलीलें, वही 2 शब्द, तकनीकी 67% कह रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि बड़े नाम बचा लिए जाएंगे। देखिए, हमारी तरफ से इस बात की पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी दोषी व्यक्ति बचने ना पाए और देश का जो टैक्स पेयर्स का काला धन है वो बाहर आए। हाँ, जहां तक ये बात है तो जो लोग कह रहे हैं तो उनके पीछे भी कोई आधार है। ये विषय चल रहा है 2008 से, और उसके बावजूद पिछले 5 वर्षों में लगभग शून्य कार्य हुआ, कोई कार्य ही नहीं हुआ। तो मानी हुई बात है, अगर आप किसी का इनकम टैक्स की रेड करने जा रहे हैं और उसको 5 दिन पहले से बता देंगे तो इस बात की संभावना रहती है कि वो अपने बचाव की व्यवस्था कर ले। ठीक है। हमारी सरकार ने आते ही उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कैसे नियम और कानून की जो आड़ दी जा रही थी उसको डायल्यूट किया जाए। वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी कंक्लूडिंग रिमार्क संजय निरुपम जी। देखिए, ये जो त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि 2008 से लेकर 2014 तक कुछ नहीं हुआ, ये सरासर झूठ है। लगभग 92 देशों के साथ हम लोगों ने संधियां की काला धन वापस लाने के लिए। 22 देशों के साथ टैक्स हेवन की जानकारी लेने के लिए हमने संधियां की हैं। इन्होंने सिर्फ एक एसआईटी बनाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए। पिछले 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मेरी मांग है कि बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए काला धन के तथाकथित अमाउंट के लिए, और नाम जाहिर न करने की मजबूरियों के लिए बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी। आज मांगे या कल मांगे। ठीक, योगेंद्र यादव जल्दी से। आपके दर्शक जो कह रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही इस देश का सबसे बड़ा सच है। छोटी मछली पकड़ ली जाएगी, बड़ी मछली छूट जाएगी। हमने नवंबर 2012 में किन बड़े बड़े लोगों के नाम दिए थे, उसमें दोनों अंबानी बंधु शामिल हैं, उनकी माताजी शामिल हैं, नरेश गोयल जी शामिल हैं, बिरला परिवार के एक व्यक्ति शामिल हैं, बर्मन परिवार के शामिल हैं, जिनमें से एक का नाम आज सरकार ने मान लिया है।
ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है रेड के बाद कि हाँ हमने लेकिन उनके गलत भी नाम आज नहीं बताए ये सब गए। नाम सरकार सामने क्यों नहीं ला रही है? कंक्लूडिंग रिमार्क राजदीप जी। जिसका मतलब है कि कहीं कुछ छुपाने की कोशिश है। कंक्लूडिंग में मैं ये कहूंगा, ये एक खेल हो रहा है, राजनीतिक खेल हो रहा है, क्योंकि असली जो ब्लैक मनी है, काला धन, वो इस देश में है। चुनाव के टाइम पे रियल एस्टेट में, गोल्ड में, सोने में, ये पैसा इस देश में है। उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे। आप उन नेताओं के खिलाफ नहीं करेंगे जिन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शंस करके फॉरेन अकाउंट्स किए हैं। आप छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये देखना होगा क्या वाकई सरकार 2 महीने में, जैसे सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये हम लोग किश्तों में करेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि अगली किश्ती में किसका नाम आएगा। अगर बड़े नाम आए, जब तक कोई बड़ा नाम नहीं आता, बड़े नेता का नाम नहीं आता, तब तक मुझे लगता है जो आपके जो दर्शक है वो इसी तरह से समझेंगे कि जो बड़ी मछलियां हैं वो सरकार उनको टच नहीं करेगी, जो छोटी मछलियां उनको पकड़ेगी, और जो काला धन इस देश में है उसको कौन लाएगा, उसको आप कैसे वापस करेंगे। फिर लखोटिया जी की बात सही रहेगी कि आपकी जो इनकम टैक्स की जो डिपार्टमेंट है वो इस देश में जो काला धन है उसको कैसे वापस बिल्कुल। और इसी के साथ इस पूरे विषय का अंत भी करेंगे। गोपीनाथ मुंडे जी रहे नहीं, लेकिन एक वक्त पर उन्होंने ही कहा था कि जब मैं चुनाव के लिए आया था तो एक वक्त पर 29,000 रुपए मैंने खर्च किए थे 1980 में, लेकिन इस बार मुझे 8 करोड़ रुपए 2009 में खर्च करने पड़े। ये उन्होंने खुद कहा था। बीरेंद्र सिंह जी ने, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, कहा था कि राज्यसभा की सीटों के लिए भी कीमत है इस देश में। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। देश के अंदर जिस पैसे का, काले पैसे का जिक्र हो रहा है, उस पर भी नजर नहीं बढ़ रही है आगे।